हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने तैयारी की और लगभग नए टॉपिक्स जितने भी जोड़े गए थे उन सबको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। एमपी की बारी आई तो एमपी क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। एक सीरीज के रूप में हमने आपको कोडिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के बहुत सारे कंटेंट या साहित्यिक कंटेंट को याद कराया। इसी क्रम में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की बोलियां। इस छोटे से टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ल्यूसेंट को याद करना शुरू कर दिया होगा। कल ही हमने ल्यूसेंट की जियोग्राफी आपको याद कराई थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम मध्य प्रदेश की बोलियों को पढ़ने वाले हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन इससे एक प्रश्न आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको सामने एक सिलेबस दिखाई दे रहा होगा और उसमें यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। तो ये जनजातियां और उनकी बोलियां जो है वैसे तो हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी बोलियों पर एक विशेष वीडियो की आवश्यकता थी क्योंकि हमने बाकी के क्षेत्रों की भी अंचलों की भी बोलियां पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको हमने 4 भागों में बांट लिया है, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और बाद में हम जो जनजाति या आदिवासी बोलियां हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के 20 जिलों में फैला हुआ है। निमाड़ क्षेत्र 2 पूरे जिले और लगभग 4 आधे अधूरे जिले से में फैला हुआ है। बुंदेलखंड भी लगभग 15 से 16 जिलों में फैला हुआ है और लगभग बघेलखंड भी इतने ही जिलों में फैला हुआ है। हमें इनके जिले याद नहीं करने क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंटेंट को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। जिसे मालवा कहते हैं उसमें बोली जाने वाली भाषा मालवी होती है। जिसे निमाड़ कहते हैं उसमें बोली जाने वाली भाषा निमाड़ी होती है। जिसे बुंदेलखंड कहते हैं तो बुंदेलखंड की जो भाषा होगी वो बुंदेली होगी। और जिसे बघेलखंड कहते हैं वहां 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक बघेली भाषा और एक ब्रज भाषा। तो बघेली और ब्रज वाले क्षेत्र को हम अलग से समझ लेंगे। बाद में हम एक एक बोली जो विशेष रूप से बोली है उन पर फोकस करेंगे। पहले इन्हीं 4 बोलियां देखिए, हम इस वीडियो में लगभग 23 से 24 बोलियां पढ़ने वाले हैं लेकिन मूल रूप से तो ये 4 ही है। मूल तो बोलियों का आधार ये मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी यही है। तो इन पर पहले फोकस कर लिया जाए। अब मैं चाहूं तो आपको क्षेत्र में जिले लिखवा सकता हूं। मैं चाहूं तो यह जिले लिखूं इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपको बर्डन क्रिएट करेगा, याद करना है नहीं हमें क्योंकि मालवा जिन जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है वहां सब प्लेसेस पर मालवी बोली जाती है। तो मालवी बोली के बारे में बात करते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मालवा। संपूर्ण मालवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? संपूर्ण मालवा में मालवी भाषा या मालवी बोली बोली जाती है। इसका विकास कैसे हुआ तो आपको विकास पर विशेष फोकस करना है। राजस्थानी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे? राजस्थानी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, पूरी तरह से ये याद रखना है। मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी है। कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी। आपको याद रखना है प्रहलाद चंद्र जोशी। अब देखो जो जोश में है वही संकलन कर सकता है। धीरे धीरे ठंडे होकर के या बिना कॉन्फिडेंस के किसी चीज का संकलन बड़ा मुश्किल है। तो मालवी जो शब्द है और शब्दकोश है उसका संकलन प्रहलाद चंद्र जोशी ने किया है। डॉक्टर के.एल. हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। आपको ये एक कोटेशन याद रखना है कि किसने इसे पश्चिमी हिंदी के नाम से पुकारा है? डॉक्टर हंस ने। किसने? हंस ने। तो देखो कोई भी मालवी को पश्चिमी हिंदी कहेगा तो हम हंस देंगे ना। तो मालवी को पश्चिमी हिंदी कहा तो हम हंस दिए, तो नाम हो गया के.एल. हंस। तो याद रखना के.एल. हंस नाम है इनका।
आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है। क्या कहा? देखो, एक तो पश्चिमी हो गया, ये हो गई पश्चिमी हिंदी। किसने कहा? पश्चिमी हिंदी कह दिया हंस ने, और दक्षिणी राजस्थानी कह दिया दक्षिणी राजस्थानी। किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। अब आप सोचो कि इसे दक्षिणी राजस्थानी ही क्यों कहा गया? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए और मध्य प्रदेश के मैप में मालवा का अगर स्तर देखें तो ये राजस्थान के जस्ट इधर आता है, तो यहाँ राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो राजस्थानी कहलाती है। उसके दक्षिण में हमें इसलिए मालवी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से पुकारा जा रहा है। तो इसमें कोई बहुत रटने की बात नहीं, बहुत सामान्य सी चार बातें हमें याद रहे। मालवी भाषा कहां बोली जाती है? संपूर्ण मालवा में। किससे विकास हुआ? तो शोर श्रेणी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी है। डॉक्टर के.एल. हंस ने क्या किया? पश्चिमी हिंदी कह दिया। और दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जोड़ने के लिए नाम बोल रहा हूं मैं केवल, क्योंकि वो नाम सबकी जुबान पर है ना। तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। निमाड़ी बोली, निमाड़ी बोली के बारे में क्या बात हो सकती है? देखो, जिसे हम निमाड़ कहते हैं, दो निमाड़ है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, खंडवा और खरगोन। इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी निमाड़ी का प्रभाव है। जैसे बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में। तो संपूर्ण निमाड़ में निमाड़ी भाषा बोली जाती है। बहुत कोई इसमें रटने की बात नहीं है, जेम्स बॉन्ड कोई पॉइंट नहीं है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी के शोर श्रेणी से, देखो मालवी का विकास राजस्थानी हिंदी के शोर श्रेणी से, और इसका विकास पश्चिमी हिंदी के शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। निमाड़ी भाषा का साहित्यिक नाम किताब में निमाड़ी भाषा का साहित्य, ये किताब है। क्या है? निमाड़ी भाषा का साहित्य। ये आपको स्पेशली नोट डाउन करना है। निमाड़ी भाषा का साहित्य किसने लिखी है? तो निमाड़ी भाषा का जो साहित्य, इस किताब के लेखक हैं श्री राम परिहार। अब देखो, जो किताब है निमाड़ी भाषा का साहित्य, निमाड़ी, अनाड़ी भाषा का साहित्य होता तो कुछ और हो जाता, लेकिन निमाड़ी है इसलिए श्री राम आ जाएगा। याद रख लेना, श्री राम जो है, श्री राम का तो नाम लेने से ही मनुष्य का जीवन तर जाता है। तो अनाड़ी कैसे? अनाड़ी तो अब निमाड़ी हो जाएगा। ठीक है। आंबर बोल, ये एक बुक का नाम है। आंबर बोल भी क्या है? ये एक बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सामने रख रहा हूं। चाहूं तो मैं इसके कंटेंट को ज्यादा बताने के लिए आपके सामने जिले लिख दूं, मैप लगा दूं, मैप में जिले लिख दूं, फालतू की बात है, याद ही नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं आता। इसके लेखक कौन है? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। कौन है? आंबर बोल के लेखक कौन है? महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। याद रखना, जो चतुर व्यक्ति था वो फटाक से बोल उठा, तो आंबर बोल जो है वो चतुर्वेदी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? चतुर्वेदी जी ने। ये निमाड़ी भाषा का पहला महाकाव्य है। क्या है ये? निमाड़ी भाषा का पहला महाकाव्य, क्योंकि यह महाभारत का निमाड़ी भाषा में अनुवाद है। तो दो किताबें हमने याद रखनी है। निमाड़ी भाषा का साहित्य पहली किताब, जो कि किसने लिखी है? श्री राम परिहार ने। ये महत्वपूर्ण किताब है। और दूसरी किताब हमें याद रखनी है आंबर बोल। आंबर बोल जो उसे चतुर्वेदी जी ने लिखा है, और ये चतुर्वेदी जी की किताब असली में महाभारत का निमाड़ी भाषा में अनुवाद है। जॉर्ज गियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी या हिंदी कहा था इसे। अब देखो, अब भी जस्ट हमने पढ़ा कि दक्षिणी राजस्थानी धीरेन्द्र वर्मा जी ने मालवी को कहा, जबकि दक्षिणी राजस्थानी मालवी को की जगह निमाड़ी को जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन ने किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो निमाड़ी को। और अगर यही धीरेन्द्र वर्मा ने किसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है तो फिर मालवी हो जाएगा। 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 19 सितंबर को निमाड़ दिवस मनाया जाता है। यह हमें याद रखना है। क्या मनाया जाता है? निमाड़ दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी ही कुछ बातें बुंदेली भाषा पे कर लेते हैं। बुंदेली भाषा में हमें कुछ बातें याद रखनी है। संपूर्ण बुंदेलखंड में ये भाषा बोली जाती है। भाई कोई शक ही नहीं, मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। तो इस बुंदेलखंड में ये बुंदेली बोली जाएगी, उसमें और क्या बोला जाएगा? तो बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाएगी। इसका विकास पश्चिमी हिंदी के शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो तीनों भाषाएं मालवी, निमाड़ी और बुंदेली, तीनों का ही विकास पश्चिमी शोर श्रेणी के अपभ्रंश से हुआ है। इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन महोदय ने किया है। किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने।
महेश कटारे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। तो देखो, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया महेश कटारे ने। किसने किया? महेश कटारे ने। तो देखो, कोई भी पानी का बूंद होता है उसे काट ही नहीं सकते, तो बूंद को नहीं काट सकते तो कटारे हो जाएगा। वो याद रखने के लिए जोड़ दिया हमने इसको, बाकी कुछ नहीं है। इसकी कुछ उपबोलियां भी है, आपको याद रखनी है। पवारी किस भाषा की उपबोली है? तो पवारी जो है आपको याद रखना है, पवारी जो है वो ग्वालियर और दतिया क्षेत्र में बोली जाती है और ये उपबोली है बुंदेली की। लुंधाती हमीरपुर में बोली जाती है और ये भी बुंदेली की उपबोली है। खटोला ये भी उपबोली है। पन्ना, छतरपुर और दमोह में जो बुंदेली बोली जाती है वो उसका एक उपरूप है जो खटोला के नाम से जानी जाती है। एक बनाफरी, भदावरी और निभट्ट, ये तीन उपबोलियां भी महत्वपूर्ण है। आपको बस याद रखना है कि बुंदेली की 6 उपबोलियां हैं। कितनी? बुंदेली की कितने बूंद गिरे? 6 बूंद गिर गए नीचे। पहला गिरा कौन सा? पवारी, पवारी नाम से। फिर लुंधाती नाम से, लुंधाती, खटोला। फिर अगला बनाफरी, बनाफरी। फिर भदावरी और निभट्ट। याद रखना है आपको। देखो, बूंद गिरते हैं तो बनकर नहीं गिरते, वो उनका आकार जो है वो कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप गोल हो जाते हैं, तो बनाफरी हो जाएगा। फिर भदावरी और निभट्ट। तो बनाफरी भदावरी एक साथ हो, नीचे जब गिरते हैं तो भटाभट की आवाज आती है तो भट्ट हो जाएगा। खटोला मतलब खाली हो जाता है। लुंधाती, पवारी, बहुत सिस्टम सी, बहुत सरल सी उपबोलियां है। चाहो तो आप इनको फटाफट याद कर सकते हो, जल्दी से याद हो जाएंगे। मैं एक बार बता देता हूं। यहां वाला ग्वालियर और दतिया वाला जो क्षेत्र है यहां बोली जाती है पवारी, ये याद रख लेना। इधर की तरफ पन्ना, छतरपुर वाला जो एरिया है, इस पन्ना छतरपुर में बोली जाती है खटोला। क्या बोली जाती है? सिस्टम पे सिस्टम वाला जो गाना है ना, उसमें खटोला शब्द आता है, तो ये खटोला यहां बोली जाती है। इसके बीच का ये जो बाउंड्री एरिया है जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलते हैं, वहां लुंधाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? लुंधाती भाषा बोली जाती है। और वहां की जो जनजातियां हैं वो 3 भाषाएं बोलती हैं, बनाफरी, भदावरी और निभट्ट। तो ये तीनों भाषाएं आपको अलग से याद करनी है। ये 3 जनजाति के लोग बोलते हैं और ये 3 कॉमन क्षेत्र में बोली जाती है। ये बुंदेली की 3 उपबोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे ही बघेली की बात करें तो बघेली का कहां बोला जाएगा भाई? संपूर्ण बघेलखंड में बोला जाएगा। संपूर्ण बघेलखंड में वो बोला जाएगा। अब हमें अगर बघेलखंड मैप पर याद है, उसके भौगोलिक विभाजन में हम पढ़ चुके हैं, तो फिर इसके जिले यहां लिखने से कोई आशय नहीं है, इसलिए मैंने जिले ना लिखते हुए सीधे लिख दिया संपूर्ण बघेलखंड। ये पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से बना है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात ध्यान से बता रहा हूं, सुनिएगा। हमें क्या याद करना है? हमारी जो बोलियां हैं उसमें चारों का विकास कैसे हुआ, तुलनात्मक रूप से हम इसे देख लें। कैसे? देखो, मालवी का विकास हुआ है किससे? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से मालवी का विकास हुआ। ऐसे ही अगर हम कर दें पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ? अपभ्रंश से निमाड़ी का विकास हुआ। और सेम टू सेम आएगा पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ। अब देखिए, जबकि बघेली में पूरा उल्टा है। यहां याद रखना, पूर्वी हिंदी के, किसके? पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली का विकास हुआ है। अब यहाँ आप डिफरेंस चारों को तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। ये राजस्थानी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी के शोरसेनी अपभ्रंश से, जबकि पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली का विकास हुआ है। तो आपको ये पॉइंट स्पेशल है, याद रख लेना है। अब फिर से हम इसी के पॉइंट पर फोकस करते हैं। इसकी 2 उपबोलियां हैं। कितनी उपबोलियां हैं बघेली की? 2। तिरहारी, कौन सी? तिरहारी और गरोही। कौन सी उपबोलियां हैं? तिरहारी और गरोही। देखो, हम ये जो मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, इस मध्य प्रदेश के मैप में यहां पर कुछ क्षेत्र जो है वो नर्मदा, यमुना नदी के
जो जल है उसके पल्लवित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो तिरहारी नाम की जो बोली है वो यमुना नदी के आसपास बोली जाने वाली बघेली भाषा का ही एक स्वरूप है। और गिरोही जो है वो केन नदी है, केन नदी के आसपास बोली जाने वाली बोली या बघेली का ही एक स्वरूप है। तो दो उपबोलियां हैं, कौन कौन सी? बघेली की दो उपबोली है, एक तिरहारी और एक है गरोही। क्या है? गरोही और तिरहारी, ये दोनों नाम याद रख लेना। गरोही केन नदी के क्षेत्र में और तिरहारी यमुना नदी के क्षेत्र। इसी में एक खंड बनता है ब्रज भाषा का, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, मध्य प्रदेश में बहुत कम है, इसलिए याद रख लेना ब्रज बोली भी संपूर्ण बुंदेलखंड बघेलखंड में बोली जाती है। और ये शोर श्रेणी का अपभ्रंश है, ना कि पूर्व मागधी का अपभ्रंश है। इसलिए यहां विशेष रूप से एक पॉइंट याद रख लो, ये ब्रज भाषा जो है वो एक स्वरूप है बघेली का, या बघेली का टूटा फूटा या बघेली का ही एक विकसित स्वरूप बोल दो ब्रज भाषा, वो आपको याद रखनी है, बघेलखंड में बोली जाती है। अब आगे हम जनजातियों की भाषा पर आते हैं। तो पहली भाषा आएगी आपकी भीली। भीली कहां बोली जाएगी भाई? जहां भील जनजाति रहती है, और भील जनजाति मालवा और निमाड़ के लगभग 10 से 12 जिलों में ये निवास करती है। तो ये जहां रहती है, जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर में भी रहती है। तो जहां जहां भील लोग रहेंगे वो भीली भाषा का या भीली बोली का उपयोग करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा रटने की बातें नहीं है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है गोंडी भाषा। अब गोंडी भाषा क्या है भैया? गोंड जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? गोंडी भाषा हो जाएगी। और इसका क्षेत्र जो है वो जबलपुर का जो महाकौशल क्षेत्र है वो वाला हो जाएगा। हमने भीली का क्षेत्र बोला निमाड़ और मालवा, तो यहाँ क्षेत्र बोला महाकौशल। इसकी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी और तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। ये पॉइंट याद रख लेना। गोंडी लिपि में बालाघाट के भाव सिंह मसराम ने 1957 में इसे प्रकाशित किया। तो गोंडी लिपि जो है वो 1957 में भाव सिंह मसराम, जो कि बालाघाट के हैं, किसने? भाव सिंह। देखो गोंड था लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा था, तो भाव सिंह मसराम जो है, मसराम, इन्होंने गोंडी भाषा के शब्दकोश का संकलन प्रकाशन किया। पारीकूपर लिंगो, ये नाम याद रख लेना, पारीकूपर लिंगो, इन्होंने इस भाषा को विस्तार दिया। और गोंडवाना मुक्ति सेना नाम का एक सेना बनाया गया इस भाषा के विकास हेतु। उसके जो प्रमुख है वो टरबू सिंह है। कौन है? टरबू सिंह उइके, याद रख लेना। ये टी भी पूछा जाता है, TS उइके भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमने दो बातें की, भीली भाषा की और गोंडी भाषा की। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस देख लो। देखो भीली भाषा और गोंडी भाषा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम पूरा भारत बनाएं तो भारत के इस क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो आर्य परिवार की भाषा है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो भीली जो है वो आर्य परिवार की भाषा है, जबकि गोंड जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। भीली जो है वो आर्य परिवार की भाषा है और गोंडी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब इस पॉइंट को इस मैप से याद रख लेना। अब हम भील की एक उपबोली बारेली पे आते हैं। भीलों की उपबोली है, भीलों की एक उपजाति है बरेला, बारेला, भील, बिलाला, पाटलिया, बारेला, राडियाज। आपको सब रटा गया होगा, मुझे याद है कि रटा गया होगा। नहीं रटाया तो बताओ, मैं रटवा दूंगा, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। सारी उप जो जातियां हैं, सारी जनजातियों की, वो याद हो। तो भीलों की उपजाति बारेला द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बारेला भाषा कहते हैं। ये मूलतः खरगोन और अलीराजपुर में बोली जाती है। तो दो जिले याद रख लेना। बारेला जो है, बारेला घास जो है वो खरगोश खाता है। कौन खाता है? खरगोश खाता है। और खरगोश उस पर खा करके राज करता है। क्या करता है? राज करता है। तो अलीराजपुर का राज और खरगोश का, खरगोन का खरगोश ले लिया तो बारेला भाषा आपको याद हो जाएगी। बारेला भील जनजाति की एक उपजाति है। तो क्योंकि भील एक भाषा है आर्य परिवार की, इसलिए बारेला भी क्या हो जाएगी? आर्य परिवार की भाषा का समूह हो जाएगी। अगली भाषा पे आते हैं बंजारी। बंजारी कौन है भाई? जो बंजारे हैं वो मूलतः कौन सी भाषा बोलते हैं? बंजारी भाषा बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो बंजारे मूलतः राजस्थान के हैं।
कहाँ के हैं? राजस्थान इनका मूल निवास है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बंजारे रहते हैं वो बंजारी भाषा ना बोलते हुए ग्वारी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? ग्वारी। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्वारी भाषा किस जनजाति की भाषा है, तो ग्वारी भाषा जो है वो बंजारा जनजाति की भाषा है। बंजारा लोगों की बोली को ग्वारी कहा जाता है। इसका मूल क्षेत्र ग्वालियर और भिंड है। क्या है? ग्वालियर और भिंड। तो बंजारा जनजाति का मूल क्षेत्र भिंड है और ग्वालियर है। तो ये जो बहुत बिजी हैं ये गंवार लोग जो हैं, गंवार कौन है? बहुत बिजी लोग है। वो जो गंवार है वो बिजी है। तो बी से भिंड और जी से ग्वालियर ऐसे याद हो जाए, इसलिए मैंने जोड़ दिया था अपने आप के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कोरवी एक भाषा है। कोरवी कौन बोलता है? हिंदी की उत्पत्ति का आधार है कोरवी। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, हिंदी की उत्पत्ति का, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का आधार किस उपभाषा को माना जाता है? तो कोरवी भाषा को हिंदी की उत्पत्ति का आधार माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के केवल एक जिले भिंड में बोली जाती है। कोरवी कहां बोली जाती है? भिंड में बोली जाती है। तो भिंडी की सब्जी आप कोरी भी खाना पसंद कर लेते हो, रोटी के साथ खाना नहीं पसंद करते, कुरकुरी होती है ना वो, तो भिंडी जो है वो कुरकुरी बन जाती है, इसलिए कोरी भी खा लेते हैं। तो कुरकुरी से जोड़ लो या कोरी से जोड़ लो, तो कोरी या कुरवरी कौन है? भिंडी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरकू। कोरकू क्या है भैया? कोरकू जो भाषा है वो कोरकू जनजाति द्वारा बोली जाती है। कोरकू जनजाति द्वारा, कोरकू जनजाति के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई? होशंगाबाद है, होशंगाबाद में पाई जाती है, बैतूल में पाई जाती है, हरदा में पाई जाती है, देवास में पाई जाती है, खरगोन में पाई जाती है। तो ऐसे जिलों में जहां कोरकू पाए जाते हैं वहां कोरकू भाषा बोली जाती है। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा इन जिलों में मूल रूप से ये पाए जाते हैं। ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है ये कोरकू। क्या है? कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है। ये पॉइंट याद रख लेना, जनरली इनमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सहरिया। सहरिया कौन सी भाषा बोलते हैं भैया? सहरिया जो है वो मुंडारिन भाषा बोलते हैं। कौन सी? मुंडारिन भाषा बोलते हैं, ये याद रखना। तो मुंडारिन लिखता तो आपका कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सहरिया लिखा। तो सहरिया या मुंडारी, सहरिया या मुंडारी भाषा कहां बोली जाती है? तो सहरिया या मुंडारी भाषा जो मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां बोली जाती है और राजस्थान में भी बोली जाती है। सहरिया जनजाति द्वारा ग्वालियर और चंबल संभाग पूरे के पूरे ले लो, दोनों संभाग में ये सहरिया जनजाति द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। नहाल। नहाल क्या है? बैतूल जिले में नहाल आदिवासी जो है वो एक विशेष भाषा नहाल भाषा का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैतूल जिले के नहाल आदिवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? बैतूल जिले के नहाल जो आदिवासी है वो नहाल भाषा बोलते हैं। याद कैसे रहेगा? तो देखो, नहाले बहुत बेतुका लग रहा है, नहाले तू बहुत बेतुका लग रहा है, तो बेतुका लगेगा जब तक नहाएगा नहीं। तो नहाले से बैतूल को जोड़ ले, या तो ये फटाक से याद हो गया आपको। तो ऐसे याद करके चलो, आगे जब हम बढ़े तो हमें पिछला याद रहे, ऐसा ना हो कि फिर कल सोच लें कि कल पढ़ेंगे। लोधधारी। लोधधारी क्या है? भिंड क्षेत्र में लोधी क्षत्रिय रहते हैं। देखो, आप सब जानते हैं कि जो हमारा राजस्थान क्षेत्र है वो एक क्षत्रिय जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान है, और उसके टच वाले जो क्षेत्र हैं, चंबल, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में भी क्षत्रिय जाति के लोग पाए जाते हैं। तो वहां एक क्षत्रिय जाति पाई जाती है, लोधी। तो ये जो लोधी समाज के क्षत्रिय लोग हैं वो लोधी क्षत्रिय एक लोकधारी भाषा बोलते हैं, ये याद रख लेना। ये केवल भिंड जिले में पाई जाती है। तो जो लोधधारी लोग हैं, लोधधारी लोग हैं, वो फट से भिड़ जाते हैं, किसी से भी भिड़ने में वो मना ही नहीं करते, क्योंकि वो तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य ही लड़ना है, क्षत्रिय को कार्य ही समाज ने रक्षा करने या शस्त्र उठाने का सोचा, तो फट से भिड़ जाते हैं, तो भिंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्करवारी। सिक्करवारी क्या है? आपको पता है कि मुरैना जो जिला है वहां सिकरवार समाज के, सिकरवार जाति के लोग या सिकरवार जो क्षत्रिय लोग हैं, शिकरवार क्षत्रिय लोग पाए जाते हैं, और इनके द्वारा एक विशेष भाषा सिकरवारी बोली जाती है, ये याद रख लेना। इसका क्षेत्र है मुरैना। सिकरवार क्या है? मुरैना में बोली जाती है। सिकरवारी भाषा कहां बोली जाती है? मुरैना में, ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पे आते हैं कछवाईधारी। देखो,
जो कच्छप घात वंश हमने पढ़ा, कच्छप घात वंश, कच्छप घात वंश, ये कच्छप घात वंश जो हमने पढ़ा है, ये कच्छप घात वंश के पूर्वज या वर्तमान के जो लोग हैं वो कच्छपधारी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छपधारी भाषा। और ये मूलतः ग्वालियर के कुछ तहसीलों में पाए जाते हैं। देखो बहुत सारी किताबों ने भिंड के कुछ तहसील, ग्वालियर के कुछ तहसील ऐसे भी बताया होगा, तो वो याद मत करो, कोई ऐसा तहसील पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तोरधारी, ये एक भाषा है तोरधारी। जो आपने तोमर लोग लिखे होंगे ना, तोमर, जो जैसे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, तो वो तोमर है। तो तोमर लोग जो कि चंबल संभाग में और ग्वालियर संभाग में पाए जाते हैं, वो तोमर क्षत्रिय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तोमर क्षत्रिय कहलाते हैं। और उनकी भाषा जो है वो तोरधारी है। क्या है? तोरधारी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? तो तोमर क्षत्रियों के द्वारा तोमरी भाषा या तोरधारी भाषा बोली जाती है, जो कहां पाए जाते हैं? मुरैना में पाए जाते हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। जटवारी, जटवारी क्या है? मध्य भारत के जाटों द्वारा, देखो वैसे तो राजस्थान में पाए जाते हैं, हरियाणा के क्षेत्र में पाए जाते हैं जाट, लेकिन जाट जो जाति के लोग हैं वो कुछ मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर के जो क्षेत्र, उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें भी पाए जाते हैं। तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जो जाट जनजाति हमारे यहाँ जाट लोगों के लोग, जाट समूह के जो लोग पाए जाते हैं वो जटवारी भाषा बोलते हैं, ये याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। पंचमहली, ये पंचमहली से नाम से ही पता चल रहा है, पंचमहली, ये पंचमहली माने 5 जिलों में बोली जाने वाली है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुर, ये 5 जिलों में बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और भी ज्यादा मुख्य हो तो फिर केवल ग्वालियर आंसर होगा। तो पंचमहली भाषा कहां बोली जाती है? ग्वालियर में बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। पंचमहली हमने याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचमहली के बाद हम जो जनजातियों की भाषा है, जनजातियों की भाषा है उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। गोंड, देखो हमारी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भील द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भीली बोली जाती है। फिर है गोंड, गोंडों द्वारा गोंडी भाषा बोली जाती है। बेगा द्वारा बेगाइन भाषा बोली जाती है, बेगानी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? बेगानी। सहरिया द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? सहरिया द्वारा मुंडारिन भाषा बोली जाती है। कोल द्वारा कोलिन भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कोलन भाषा या कोलिन भाषा बोली जाती है। कोरकू द्वारा कोरकू ही भाषा बोली जाती है, कोरकू के द्वारा कोरकू। और भारिया द्वारा कौन सी? भरनोती बोली, भरनोती बोली बोली जाती है। तो आपको मूल रूप से देखो यहाँ याद करने की जो बातें हैं वो भील में भील याद हो जाएगा, इसकी उपभाषा बारेली तो बारेली भाषा बोल लेंगे, भिलाली है तो भिलाली भाषा बोल लेंगे। गोंडों की उपभाषाएं, उपजातियां अनेक हैं, लेकिन वे सबके सब लोग केवल गोंड भाषा बोलते हैं। यहाँ उपभाषाओं के नाम याद नहीं करने। बेगा में बेगानी भाषा बोली जाती है, सहरिया में मुंडारिन, कोल में कोलन भाषा, कोरकू में कोरकू भाषा और भारिया में भरनोती बोली जाती है। और ये क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम में पूछा कि भरनोती बोली जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो आपको पता है पातालकोट के जो भारिया हैं, कौन से? पातालकोट। पातालकोट कहां पर है? आप सबको पता है, छिंदवाड़ा के पास पातालकोट है। तो पातालकोट के भारिया भरनोती बोली बोलते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि टफ होना चाहिए। मूल रूप से इस टॉपिक में जो काम की बातें थी वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। आप सब लोग इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसे याद कर ले। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। 10-15 मिनट के इस छोटे से वीडियो में अगर हमारा 1 नंबर पक्का होता है तो इसे बिल्कुल याद करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पानी पीते रहें।